हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज का पार्ट सेकंड, जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरए 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 51। मैकबेथ इज डाई फॉर सेकिंग द नाइट इज लॉन्ग दैट नेवर फाइंड द डे। हु सेज? कौन सा करेक्टर इस लाइन को बोलता है? मैकडफ, मैकबेथ, हिकेट या मेलकॉम? क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वेलकॉम ने बोला है मैकबेथ इज डाइव फॉर सेकिंग द नाइट इज लॉन्ग दैट नेवर फाइंड द डे। क्वेश्चन नंबर 52। हु कॉल्ड शेक्सपियर्स प्ले ट्राइवियल एंड पॉजिटिवली बैड? किसने कहा है विलियम शेक्सपियर के प्ले को ट्राइवियल एंड पॉजिटिवली बैड? स्पेंसर ने, टी.एस. इलियट ने, टॉलस्टॉय ने या ड्राइडन ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टॉलस्टॉय ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 53। इन मर्चेंट ऑफ वेनिस हु सिंग द सॉन्ग टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड? मर्चेंट ऑफ वेनिस में किसने सॉन्ग को गाया है टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड? जेसिका, पोर्सिया, बोसेनियो, साइलॉग? क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोसेनियो। इस सॉन्ग को बोसेनियो ने एक्ट थर्ड सीन 2 में गाया है। ही कंटेम्पलेट चूजिंग अ कास्केट टू विन पोर्सियास हैंड। मतलब वह कंटेम्पलेट, वह सोच रहा है कि कौन सा कास्केट को चूज करे पोर्सिया का हाथ को जीतने के लिए। शादी के लिए पोर्सिया का हाथ को जीतने के लिए कौन से कास्केट को चूज करे, इस बारे में वो सोच रहा है। तब वो ये गाना गाता है टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड और इन द हार्ट और इन द हेड। Bosanio ponders his choice. A song begins and the first line is tell me where is fancy bread or in the heart or in the head. तीन कास्केट होते हैं, एक सिल्वर, गोल्ड और लीड। इन तीन कास्केट को चूज करना होता है। किसी एक कास्केट को चूज करके पोर्सिया का हाथ जीता जा सकता है। तो वो सोच रहा है कि कौन से कास्केट को चूज करे जिससे उसकी शादी पोर्सिया के साथ हो जाए, और लास्ट में पोर्सिया की शादी बोसेनियो के साथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 54। Who found his English a dialect and left it a language? जॉनसन, चौसर, दांते या अर्नोल्ड? क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौसर। चौसर फाउंड हिज इंग्लिश अ डायलैक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। ये कोट चौसर के बारे में लोवेस ने कहा है। लोवेस ने कहा है कि चौसर फाउंड हिज इंग्लिश अ डायलैक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 55। हु कॉल्ड ट्राइडेन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? किसने कहा है जॉन ड्राइडेन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? टी.एस. इलियट, अर्नोल्ड, सैमुअल जॉनसन या बायरन? क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैमुअल जॉनसन, यानी डॉक्टर जॉनसन ने कहा है जॉन ड्राइडेन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 56। एक्सपीरियंस इज अ ज्वेल एंड इट हैड नीड टू बी सो फॉर इट इज ऑफन परचेस्ड एट एन इनफाइनाइट रेट। हु सेड? किसने कहा है? ड्राइडेन ने, अर्नोल्ड ने, शेक्सपियर ने, वर्ड्सवर्थ ने? क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम शेक्सपियर ने कहा है एक्सपीरियंस इज अ ज्वेल एंड इट हैड नीड टू बी सो फॉर इट इज ऑफन परचेस्ड एट एन इनफाइनाइट रेट। क्वेश्चन नंबर 57। द इविल दैट मैन डू लीव्स आफ्टर देम द गुड इज ऑफ्ट इंटर्ड विद देयर बोन्स। ये लाइन किस प्ले से ली गई है? मैकबेथ से, हैमलेट से, जूलियस सीजर से, द टेम्पेस्ट से? क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जूलियस सीजर से ये लाइन ली गई है। द इविल दैट मैन डू लीव्स आफ्टर देम द गुड इज ऑफ्ट इंटर्ड विद देयर बोन्स। इस लाइन को मार्क एंटोनी ने कहा है ड्यूरिंग इज फेमस फनल स्पीच फॉर सीजर। सीजर के लिए फनल स्पीच दे रहा होता है मार्क एंटोनी, तब वो कहता है द इविल दैट मैन डू लीव्स आफ्टर देम द गुड इज ऑफ्ट इंटर्ड विद देयर बोन्स। क्वेश्चन नंबर 58। अलेग्री। अलेग्री वॉज अ पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म ऑफ जैकोबियन एज, मिडिल एज, चौसर एज या नन? अलेग्री किस एज में पॉपुलर थी?
क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मिडिल एज में पॉपुलर थी एल्लेग्री। जो एल्लेग्री है मिडिल एज और रिनेसा एज में ज़्यादा पॉपुलर थी, जहाँ ऑथर्स यूज़ करते हैं सिंबॉलिक कैरेक्टर्स को और स्टोरी को बताते हैं एक मोरल लेसन के माध्यम से, एक रिलीजियस आइडियाज़ के माध्यम से, जिसका एग्जाम्पल है पिलग्रिम प्रोग्रेस जो कि जॉन बनियन ने लिखा है, फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर ने लिखा है। एल्लेग्री एक स्टोरी है जिसमें सिंबॉलिक कैरेक्टर्स के माध्यम से स्टोरी को बताया जाता है, एक हिडन मीनिंग रहता है और एक मोरल लेसन उसमें छिपा रहता है। तो मेन पॉइंट है, एक हिडन मीनिंग रहता है, एक प्राइमरी मीनिंग और सेकेंडरी मीनिंग रहता है, सेकेंडरी मीनिंग छिपा रहता है। मोरल लेसन इसमें मोरल लेसन के माध्यम से स्टोरी को कन्वे किया जाता है। सिंबॉलिक कैरेक्टर्स रहते हैं, ये कुछ मेन मेन पॉइंट है, ये की वर्ड्स है, याद कर लीजिए। कीवर्ड जिसमें आ जाए वो अलग रही होगी। क्वेश्चन नंबर 59, विच फिगर ऑफ स्पीच यूजेस इन सिंबोलिज्म? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें सिंबोलिज्म का यूज होता है? सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन या अपोस्ट्रोफी? क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेटाफर। एक्सप्लेनेशन देखिए, हर लव वॉज अ बर्निंग फ्लेम। यहाँ पे जो फ्लेम है इज अ मेटाफर, मेटाफर है, ये रिप्रेजेंट करना है इंटेंसिटी ऑफ लव क्रिएटिंग अ सिंबॉलिक मीनिंग, और जो एक क्रिएट कर रहा है सिंबॉलिक मीनिंग को, इंटेंसिटी ऑफ लव को क्रिएट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंबोलिज्म का यूज हुआ है। मेटाफर में सिंबोलिज्म का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 60, मच अडो अबाउट नथिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मच अडो अबाउट नथिंग किसका एग्जाम्पल है? फार्स का है, कॉमेडी मैनर है, ट्रेजिक कॉमेडी है या नन है? क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉमेडियन मैनर। कॉमेडियन मैनर को ही रेस्टोरेशन कॉमेडी भी कहते हैं। तो मच अडो अबाउट नथिंग रेस्टोरेशन कॉमेडी का भी एग्जाम्पल है और कॉमेडियन मैनर का भी। एक्सप्लेनेशन देखिए, जो मच अडो अबाउट नथिंग है इसका जो सोर्स है वो दो सोर्स है, एक है लुडोविको अरिस्टो और लैंडो फ्यूरियोसो, और दूसरा है मैटियो पेंडेलो ला प्राइमा पार्टी डी डी नोवेली। ये दो सोर्स है मच अडो अबाउट नथिंग के। मच अडो अबाउट नथिंग कॉमेडी है, रेस्टोरेशन कॉमेडी है या कॉमेडियन मैनर है, और 1598-99 के बीच में ही लिखी गई है, और इस प्ले की जो सेटिंग है मेसिना में है। ये जो मेन मेन पॉइंट है याद कर लीजिएगा। Resolve around two romantic pairing that emerge when a group of soldiers arrive in the town. The first between Claudio and Hero, and second between Claudio's friend Benedict and Hero's cousin Beatrice. मतलब मच आडो वर्ड में ये करेक्टर्स आते हैं क्लाउडियो और हीरो। पूछ लेंगे कि हीरो करेक्टर किस प्ले में आता है, तो आप बता देंगे कि मच आडो और नथिंग में आता है। दो रोमांटिक पेयरिंग होती है, पहला पहला पेयर होता है क्लाउडियो और हीरो का, और दूसरा पेयर होता है बेनेडिक्ट और बीटराइस का। जो बेनेडिक्ट होता है क्लाउडियो का फ्रैंक होता है, और जो बीटराइस होती है हीरो की कजिन रहती है। मास्कुरेड वॉल, अब पूछ लेंगे मास्कुरेड वॉल किस प्ले में आया है, तो मच अडो अबाउट नथिंग में आई है मास्कुरेड वॉल, एक्ट 2 सीन फर्स्ट में। ऐसा क्रूशियल सेटिंग वेयर डॉन पेड्रो disguised woos hero on Claudio's behalf, setting the stage for the play's romantic and comedic complications। तो मेन मेन पॉइंट है इसमें, इस प्ले की शुरुआत होती है रोमांटिक पेयरिंग के साथ, जो दो पेयरिंग है क्लाउडियो और हीरो की और बेनेडिक्ट और बीटराइस की। ये करेक्टर किस प्ले में आते हैं? मच अबाउट नथिंग में आते हैं। और मैस्कुरेड वॉल किस प्ले में आता है? तो मच अबाउट नथिंग में आता है। इतनी बातें याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 61, दे आर फेड अप विथ रन हेयर एंड देयर नो एरर, किस पार्ट्स में एरर है? कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रनिंग इन प्लेस ऑफ रन। रन की जगह पे रनिंग होगा, क्यों होगा? एक्सप्लेनेशन देखिए, addicted to, accustomed to, used to, habituated to, with a view to, look forward to, fed up with के तुरंत बाद आने वाली वर्ब को जेड में बदला जाता है। जेड यानी
टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ देखिए, तो ये कुछ फ्रेज है, ये फ्रेज को याद रखिए। एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, यूज टू, हैबिचुएटेड टू, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, फेड अप विद। इनके बाद जो भी वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, जिसको जेरंड कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फेड अप विद आ रहा है, तो फेड अप विद के बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। यहाँ पे रन नहीं, रनिंग हो जाएगा। दे आर फेड अप विद रनिंग हियर एंड देयर। क्वेश्चन नंबर 62, ही डज नॉट माइंड टू लिव हियर, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिविंग इन प्लेस ऑफ टू लिव। एक्सप्लेनेशन देखिए, अवॉइड, डिसलाइक, माइंड, एंजॉय, डिनाई, एडमिट, अप्रेसिएट, स्टॉप, एक्सक्यूज, पर्पस, हिंडर, प्रिवेंट, परसिस्ट, सक्सीड, फॉर्ड ऑफ, प्रोहिबिट, थिंक के बाद जेरंड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे माइंड है, माइंड के बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, जिसको जेरंड कहते हैं। ही डज नॉट माइंड लिविंग हेयर। तो कुछ ये वर्ब है, अवॉइड, डिसलाइक, माइंड, एंजॉय, डिनाई, एडमिट, अप्रेसिएट, स्टॉप, एक्सक्यूज, प्रपोज, हिंडर, प्रिवेंट, परसिस्ट, सक्सीड, फाउंड ऑफ, प्रोहिबिट, थिंक। इसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो जेरंड में आएगी। क्वेश्चन नंबर 63, राइटिंग अ लेटर ही पोस्टेड इट, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैविंग रिटन होगा राइटिंग की जगह पर। क्यों होगा, एक्सप्लेनेशन देखिए। जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो तो उसके बाद दूसरा कार्य किया गया हो, तब जो कार्य पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तो उसे क्रिया को, उस वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदला जाता है। अब यहाँ पे देखिए, राइटिंग अ लेटर ही पोस्टेड इट, मतलब लेटर लिख लेंगे उसके बाद में पोस्ट करने जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि लेटर लिखते रहे या पोस्ट भी करते रहे, साथ साथ दोनों काम थोड़ी ना होंगे। जब लेटर लिखने का काम खत्म हो जाएगा उसके बाद में पोस्ट करेंगे। तो एक काम खत्म हो जाने के बाद जब दूसरा कार्य किया जाता है तो पहला जो कार्य हो जाता है उससे पहले परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हो जाएगा हैविंग रिटेन अ लेटर ही पोस्टेड इट। क्वेश्चन नंबर 64, आई राइट बिकॉज आई एम अबाउट टू यूज a लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम prose. Who said this? वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, लैम्ब या अर्नोल्ड? किसका स्टेटमेंट है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस टी कॉलरिज ने कहा है आई राइट बिकॉज आई एम अबाउट टू यूज अ लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम प्रोज। क्वेश्चन नंबर 65, ड्राइडन फाउंड इंग्लिश पोएट्री ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्वेल, हु सेड दिस? ये स्टेटमेंट किसने कहा है? फिलिप सिडनी ने, वर्ड्सवर्थ ने, डॉक्टर जॉनसन ने, अलेजेंडर पोप ने? क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जॉनसन ने कहा है कि ड्राइडन फाउंड इंग्लिश पोएट्री ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्वेल। क्वेश्चन नंबर 66, पेरिपीटिया मीन्स, पेरिपीटिया का क्या मतलब होता है? ट्रेजिक फ्लॉ होता है, रिकॉग्निशन ऑफ एरर होता है, परगेशन ऑफ इमोशन या रिवर्सल ऑफ फॉर्चून? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। आगे और एक्सप्लेनेशन देखिए, कैथासिस जिसका मीनिंग होता है प्यूरिफिकेशन या क्लींसिंग, एग्नोसिस रिकॉग्निशन होता है, ट्रेजिक फ्लॉ हमर्सिया होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ट्रेजिक फ्लॉ है जो कि हमर्सिया है, रिकॉग्निशन ऑफ एरर ये एग्नोसिस कहलाता है, परगेशन ऑफ इमोशन ये कैथासिस कहलाता है, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ये पेरिपीटिया कहलाता है। तो चारों ऑप्शन आपसे क्लियर हो गया, चारों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। कैथासिस, प्यूरिफिकेशन, एग्नोसिस, रिकॉग्निशन, ट्रेजिक फ्लॉ, हमर्सिया। किस किस प्ले में किसका ट्रेजिक फ्लॉ है? मैकबेथ का ट्रेजिक फ्लॉ एक्सेसिव एम्बिशन है, हैमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ प्रोक्रेस्टिनेशन एंड इनडिसाइसिवनेस है, ओथेलो का ट्रेजिक फ्लॉ जेलसी है, किंग लियर का ट्रेजिक फ्लॉ अरोगेंस एंड प्राइड है, रोमियो एंड जूलियट में रोमियो का जो ट्रेजिक फ्लॉ होता है वो
इम्पल्सिवनेस है। तो ये ट्रेजिक फ्लॉ है, सबके ट्रेजिक फ्लॉ याद रखिए, किस प्ले के क्या ट्रेजिक फ्लॉ है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैकबेथ का एक्सेसिव एम्बिशन, हैमलेट का प्रोक्रेस्टिनेशन एंड इनडिसाइसिवनेस, ओथेलो का जेलसी, किंग लियर का अरोगेंस एंड प्राइड, रोमियो का इम्पल्सिवनेस। क्वेश्चन नंबर 67, द टर्म जेंटिल कॉमेडी वॉज यूज बाई। जेंटिल कॉमेडी ये टर्म है किसके द्वारा यूज किया गया था? एडिसन, बेकन, स्टील्स या नन ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडिसन के द्वारा जेंटिल कॉमेडी टर्म का यूज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68, वी हेट पोएट्री दैट हैज अ palpable डिजाइन अपॉन यू अपॉन अस सेड बाय, किसके द्वारा ये पोएट्री की डेफिनेशन दी गई है? W.B. Yeats, Arnold, Browning या Keats? We hate poetry that has a palpable design upon us. क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कीट्स ने पोएट्री की डेफिनेशन दी है, वी हेट पोएट्री दैट हैज अ palpable डिजाइन अपॉन अस। क्वेश्चन नंबर 69, पोएट्री शुड सरप्राइज अस बाय अ फाइन एक्सेस। ये भी एक पोएट्री की डेफिनेशन है, किसके द्वारा दी गई है? कीट्स, सैली, ईट्स या नन ऑफ दीज? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन कीट्स ने ही कहा है पोएट्री शुड सरप्राइज अस बाय अ फाइन एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 70, अ कंफ्यूजन बिटवीन द पोएम एंड इट्स रिजल्ट्स इज नोन एज। पोएम और उसके रिजल्ट के बीच में जो कंफ्यूजन होता है उसको किस नाम से जानते हैं? एनाग्राम, अफेक्टिव फैल्सी, एनाग्नोसिस, अलूजन? क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफेक्टिव फैल्सी। जो कन्फ्यूजन होता है पोएम और उसके रिजल्ट के बीच में उसको अफेक्टिव फैल्सी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, द टर्म अफेक्टिव फैल्सी रिफर टू द मिस्टेक ऑफ जजिंग अ पोएम बेस्ड सोलली ऑन द इमोशनल इफेक्ट it has on the reader rather than analyzing the text itself of its own term। मतलब अफेक्टिव फैल्सी में एक मिस्टेक होती है जजिंग करने की, पोएम को जज करने की एक मिस्टेक होती है। इसमें जो टेक्स्ट को स्वयं विश्लेषण करने की बजाय रीडर पर क्या प्रभाव, क्या इमोशनल प्रभाव पड़ रहा है उस पर फोकस किया जाता है। तो इस कारण जो मिस्टेक रहती है पोएम को जज करने की उसको कहते हैं अफेक्टिव फैल्सी। अफेक्टिव फैल्सी में स्वयं टेक्स्ट, जो टेक्स्ट होता है टेक्स्ट का स्वयं विश्लेषण ना करके जो रीडर पर इमोशनल इफेक्ट पड़ता है उस पर फोकस किया जाता है, उसी को कहते हैं अफेक्टिव फैल्सी। और इस टर्म को पॉपुलराइज किया था विलियम के विमसेट ने और मोनरो वियर्ट्सले ने। क्वेश्चन नंबर 71, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंजंक्शन आर ओमिटेड। फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कंजंक्शन को ओमिट कर दिया जाता है। असेंडेंट में, क्लाइमैक्स में, वेलेस लेटर्स में या नन ऑफ दीज में? क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असेंडेटन में। असेंडेटन में कंजंक्शन को ओमिट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, कोड कॉमेडीज वर पॉपुलराइज बाई। किसके द्वारा पॉपुलराइज किया गया था कोड कॉमेडीज को? बेन जॉनसन, अर्नोल्ड, जॉन लेली, शेरिडन? क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन लिली के द्वारा कोड कॉमेडीज को पॉपुलराइज किया गया था। द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर और द टेमिंग ऑफ द श्रू ये कोड्स कॉमेडी के एग्जाम्पल हैं। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर और टेमिंग ऑफ द श्रू ये दोनों ही प्ले विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, दोनों ही कोड कॉमेडीज के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 73, a play which is usually written to be read rather than acted or performed is called an comic play, melodrama, interlude, closing drama। एक प्ले है जो लिखा जाता है पढ़ने के लिए ना कि परफॉर्म करने के लिए। ऐसे प्ले को कहते हैं
क्लोजिड्रामा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 74, इट इज अ कॉमेडी इन विच एक्शन इज मोर सैलिएंट देन कैरेक्टराइजेशन, इट इज कॉल्ड। सैलिएंट मतलब मेन, मुख्य। तो ये एक प्रकार की कॉमेडी है जिसमें एक्शन मोर सैलिएंट रहता है देन कैरेक्टराइजेशन की अपेक्षा एक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है। मेलोड्रामा, क्लोजिड्रामा, इंटरलूड, मिस्ट्री प्ले। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेलोड्रामा। क्वेश्चन नंबर 75, अलेक्जेंडर पोप सेड द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट, द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड अबाउट। किसके बारे में कहा है पोप ने द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट, द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड? डिफो के बारे में, फ्रांसिस बेकन के बारे में, मिल्टन के बारे में, या ड्राइडन के बारे में? क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांसिस बेकन के बारे में कहा है पोप ने। बेकन को बोला है द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट, मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। क्वेश्चन नंबर 76, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड बाय डाउडन एज स्मॉलर, सिलर, फ्यासर, मोर ईगर, पीस ऑफ मैलिस? किसके बारे में डाउडन ने कहा है? रेगन को कहा है, गॉर्डेल को, कॉर्डेलिया को, या नन ऑफ द एबव? किसी को नहीं कहा है। क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाउडन ने रेगन को कहा है स्मॉलर, सिरलर, फ्यासर, मोर ईगर, पीस ऑफ मैलिस। क्वेश्चन नंबर 77, द टायरनी ऑफ द ओपन नाइट्स, टू रफ फॉर नेचर टू इंड्योर, हु अटर्स दिस वर्ड इन द प्ले किंग लियर? किंग लियर में कौन सा करेक्टर ये बोलता है द टायरनी ऑफ द ओपन नाइट्स, टू रफ फॉर नेचर टू इंड्योर? किंग लियर, केंट, या फूल? क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंट ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर अ मिडसमर नाइट ड्रीम? मिडसमर नाइट ड्रीम में कौन सा करेक्टर नहीं आता है? क्वींस, फ्लूट, ऑसबॉर्न, या मोथ? क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑसबॉर्न नहीं आता है, बाकी तीनों करेक्ट आते हैं। क्वींस भी आता है, फ्लूट भी आता है, मोथ भी आता है। ये देखिए, विलियम शेक्सपियर आल्सो बोरो फ्रॉम चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स इन द नाइट टेल। मिडसमर नाइट ड्रीम को जो थीम है, जो सोर्स है, वो बारो किया गया था चौसा की कैंटरबरी टेल्स है द नाइट्स टेल, यहाँ से सोर्स लिया गया है। इन विच थीसियस मैरिज हिप्पोलिटा ऑफ द अमेजॉन। अमेजॉन की क्वीन होती है हिप्पोलिटा, और थीसियस, इनके बीच शादी दिखाई गई है द नाइट्स टेल। ये नाइट टेल्स कैंटरबरी टेल्स का ही एक पार्ट्स है। टाइटेनिया, द नेम ऑफ द फेरी क्वीन। फेरी क्वीन का नेम है टाइटेनिया, कम्स फ्रॉम ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। मतलब एक सोर्स ओविड की मेटामॉर्फोसिस भी है। मिडसमर नाइट ड्रीम का एक सोर्स ओविड मेटामॉर्फोसिस भी है, और द नाइट्स टेल भी है। पक ट्रांसफॉर्म बॉटम हेड इनटू दैट ऑफ एन एस, कॉजिंग टाइटेनिया टू फॉल इन लव विद हिम। जो पक होता है ट्रांसफॉर्म कर लेता है बॉटम का सिर को, बॉटम के सिर को पक गधे का सिर बना देता है। किसके कारण? जिसके कारण टाइटेनिया उसके प्यार में गिर जाती है। जो पक होता है बॉटम के सिर को गधे का सिर बना देते हैं, जिसके कारण टाइटेनिया होती है बॉटम के प्यार में पड़ जाती है। ओवेरॉन, ओवेरॉन होता है फेरीज का राजा, किंग ऑफ द फेरीज, एंड टाइटेनिया क्वीन, क्वीन होती है। आर इन अ डिस्प्यूट ओवर अ चेंजलिंग बॉय। ओबरेन और टाइटेनिया के बीच में विवाद चल रहा होता है चेंजलिंग बॉय को लेकर। चेंजलिंग बॉय एक इंडियन बॉय है। द लव पोर्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्लावर कॉल्ड लव इन आइडलनेस, आल्सो नोन एज वाइल्ड पेंसी एंड हार्ट सीज, या वॉयला ट्राइकुलर। जो इसमें लव पोर्शन है जिसका यूज पक करता है, ये एक फ्लावर का नेम है। फ्लावर है लव इन आइडलनेस। लव इन आइडलनेस के जूस का यूज करके एक लव पोर्शन बनाया जाता है, जिसको जाना जाता है वाइल्ड, पैंसी और हार्ट सीज के नाम से।
वॉयला ट्राइकलर। लव इन आइडलनेस का यूज करके पक बॉटम के सिर को गधे का सिर बना देता है और टाइटेनिया उसके प्यार में गिर जाती है। तो एक लव पोशन का यूज कर लेता है पक, उसकी माध्यम से बॉटम का सिर को गधे का सिर बना देता है। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑथर रिपोर्टेड दैट शेक्सपियर हैड बीन अ कंट्री स्कूल मास्टर? निकोलस रो, जॉन ओवरे, जॉन फ्लेचर या नन? क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन ओवरे। जॉन ओवरे एक 17th सेंचुरी राइटर है। रिपोर्टेड करते हैं कि विलियम शेक्सपियर हैड बीन अ कंट्री स्कूल मास्टर इन हिज यंगर ईयर्स। ओवरे रोट दिस इन हिज बुक ब्रीफ लाइफ। ब्रीफ लाइफ में लिखते हैं शेक्सपियर हैड बीन अ कंट्री स्कूल मास्टर इन हिज यंगर ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 80, alliteration is the repetition of the speech sounds in a sequence of nearby words, usually applied to vowels, consonants, both या unstressed syllables. क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंसोनेंट्स। एक्सप्लेनेशन देखिए, एलिटेशन यूजुअली अप्लाई टू द रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स। बट एलिटेशन में अप्लाइड किया जाता है रिपीटेशन ऑफ द कंसोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। वर्ड्स के शुरुआत में कंसोनेंट साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, पीटर पाइपर पिक्ड अ पिक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। द रिपीटेड पी साउंड का रिपीटेशन हो रहा है स्टार्ट ऑफ द सेवर वर्ड्स, मतलब शुरुआत में ही हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स में ही कंसोनेंट साउंड की स्टार्टिंग हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है। वाइल एलिटेशन कैन इन्वॉल्व वॉवल साउंड, एलिटेशन में वॉवल साउंड भी इन्वॉल्व रहता है। इट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड एट द स्टार्टेड ऑफ वर्ड्स। परंतु जो कॉमनली एसोसिएटेड होता है वो रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड का रिपीटेशन से एसोसिएट होता है, जो कि स्टार्ट ऑफ द वर्ड्स, वर्ड्स के स्टार्टिंग में आता है। क्वेश्चन नंबर 81, ट्रैवल्स लाइट्स as air are to the jealous, confirmations stone as proof of holy writs. Who speaks this line? किसने ये लाइन बोली है? यागो, ओथेलो, इमिलिया, बियांका? क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यागो ने इस लाइन को कहा है। क्वेश्चन नंबर 82, बट ही वॉज अ प्रीस्ट टू अस ऑल ऑफ द वंडर एंड ब्लूम ऑफ द वर्ल्ड। ये लाइन किसने किसके बारे में कही है? वर्ड्सवर्थ ने अर्नोल्ड के बारे में कही है, या ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ के बारे में कही है, या अर्नोल्ड ने वर्ड्सवर्थ के बारे में कही है, या नन? ही वॉज अ प्रीस्ट टू अस ऑल ऑफ द वंडर एंड ब्लूम ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। क्वेश्चन नंबर 83, द लाइन ही लेड अस ऑन द cool flowery lap of earth is from Matthew Arnold's poem Memorial Verses, स्पेशली रेफरिंग टू द पोएट। ये लाइन किस पोएट को रिफर करके लिखी है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपनी पोएम मेमोरियल वर्सेस में। वर्ड्सवर्थ को रिफर की गई है, ड्राइडन को, रॉबर्ट ग्रीन को, डी एस लॉरेंस को। क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम वर्ड्सवर्थ को रिफर करके ये लाइन लिखी गई है, ही लेड अस ऑन द कूल फ्लॉवरी लैप ऑफ अर्थ। क्वेश्चन नंबर 84, टू सिंग अ सॉन्ग दैट ओल्ड वाज सung फ्रॉम एसेस एंशिएंट गोबर इज कम इज ए लाइन फ्रॉम। ये लाइन किस प्ले से ली गई है? ओथेलो से, मैकबेथ से, पेरिकल्स से, किंग लियर से? क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिकल से ये लाइन ली गई है। एक्सप्लेनेशन देखिए, इस लाइन को पेरिकल्स से ली गई है। पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायरे से, स्पेशली इट इज स्पोकन बाय द करेक्टर गोबर। गोबर करेक्टर होता है, उसी के द्वारा इस लाइन को कहा गया है। इन द प्ले प्रोलॉग, प्ले के प्रोलॉग में ये लाइन आई है।
where he introduced the story and whole tale is retelling. The most important source for pericles. अब देखिए पेरिकल्स का सोर्स क्या है, जॉन गोवर्स कन्फेंसियो एमेंटिस। पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायरे का जो सोर्स है वो है जॉन गोवर्स की कन्फेंसियो एमेंटिस है। लॉरेंस ट्विंस, मतलब लॉरेंस ट्विंस का एक प्रोस वर्जन है द पैटर्न ऑफ पेनफुल एडवेंचर्स, ये भी एक सोर्स है विच इज द रीटेलिंग ऑफ गोवर्स टेल आल्सो सर्व एज अ सोर्स। दो सोर्स माने जाते हैं, प्राइमरी सोर्स है जॉन गोवर्स की कन्फेंसियो एमेंटिस, सेकेंडरी सोर्स मान सकते हैं लॉरेंस ट्वेंस का एक प्रोस वर्जन है द पैटर्न ऑफ द पेनफुल एडवेंचर्स। तो ये दो सोर्स है पेरिकल्स की। क्वेश्चन नंबर 85, द फॉल्ट यस ब्रूटस इज नॉट इन अवर स्टार्स बट इन अवर सेल्फ दैट वी आर अंडरलिंग्स, हु सेज? कैसियस, पोर्सिया, सिन्ना या ब्रूटस? क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैसियस ने इस लाइन को कहा है। In Shakespeare's play Julius Caesar, the line "The fault, dear Brutus, is not in our stars but in ourselves that we are underlings" is spoken by Cassius to Brutus. Cassius Brutus से ही कहता है इस लाइन को। Question number 86. Sweet is the lore which nature brings. Our meddling intellect is a line from the poem. किस पोएम से ये लाइन ली गई है? टेबल टर्न से, इमॉर्टलिटी ओट, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग या बियर 7? क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द टेबल टर्न से ये लाइन ली गई है। मतलब मेडलिंग इंटेलेक्ट, आवर मेडलिंग इंटेलेक्ट, ये कीवर्ड याद रखिए। ये कीवर्ड किस पोएम में आया है? तो टेबल टर्न में आया है। एक्सप्लेनेशन देखिए, ये जो लाइन आई है टेबल टर्न में आई है, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोएम है। ये पोएम लिखी गई थी 1798 में, पब्लिश हुई है लिरिकल बैलेट्स में। द पोएम इज मेनली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर। ये पोएम बताती है इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर को, और इस पोएम में बताया गया है बुक को जस्ट बैरन लीव्स, बुक को बैरन लीव्स के बताया गया है। इसमें दो वर्ड्स आई है, वुडलैंड लिनेट एंड थ्रोसेल। तो किस पोएम में दो वर्ड्स आई है? द टेबल टर्न में दो वर्ड्स आई है, वुडलैंड लिनेट एंड थ्रोसेल। 8 बैलेट स्टैंजा है विथ 32 लाइन्स, मतलब 8 स्टैंजा है, 32 लाइन टोटल है, मतलब 4 लाइन के 8 स्टैंजा है। क्वेश्चन नंबर 87, वाई शुड आई प्ले द रोमन फूल एंड आई ऑन टाइम ओन स्वॉर्ड whilst I see leaves? The guesses do better upon them is a line from As You Like It, Macbeth, Hamlet, King Lear. क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकबेथ। मैकबेथ से ये लाइन ली गई है। इस लाइन को मैकबेथ से लिया गया है, करेक्टर मैकबेथ ही यही लाइन बोलता है एक्ट 5 सीन 8 में। क्वेश्चन नंबर 88, हाउ बेटर अ थिंग इट इज टू लुक इनटू हैप्पीनेस थ्रू अनदर मैन्स आई, हु सेज? कौन सा करेक्टर बोलता है? ओलिवर, हेमिंग्स, टचस्टोन और लैंडो? हाउ बिटर, कितने बिटर होते हैं वो लोग जो हैप्पीनेस को दूसरे की आंखों से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑरलैंडो कहता है हाउ बिटर आ थिंग इट इज अ लुक इनटू हैप्पीनेस थ्रू अनदर मैन्स आईज। इस लाइन को ऑरलैंडो कहता है एज यू लाइक इट में। क्वेश्चन नंबर 89, what cannot be preserved when fortune takes, patience or injury, mockery makes is a line from Macbeth, King Lear, Henry IV, Othello. क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओथेलो से ये लाइन ली गई है।
ये लाइन ओथेलो से ली गई है, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया प्ले है। ड्यूक ऑफ वेनिस सेज दिस इन एक्ट 1 सीन थर्ड। ड्यूक ऑफ वेनिस कहते हैं इस लाइन को एक्ट 1 सीन। क्वेश्चन नंबर 90, लव एंड बी साइलेंट, हु सेज? गॉडरिल, रेगन, कॉर्डेलिया, एडगर। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉर्डेलिया कहती है लव एंड बी साइलेंट। कॉर्डेलिया ने किंग लियर प्ले में कहा है लव एंड बी साइलेंट। सी सेज दिस टू हरसेल्फ एज एन असाइड। कॉर्डेलिया की ये असाइड है, सिग्निफाई हर जेन्युइन लव फॉर हर फादर किंग लियर। उसका जो लव है किंग लियर के लिए, जेन्युइन लव है, उसको सिग्निफाई करती है और कहती है कि लव एंड बी साइलेंट। क्वेश्चन नंबर 91, our worth is but a sleep and forgetting, the soul that rises with us, our life stars। ये लाइन किस पोएम से ली गई है? 3 years he grew, Trenton Abbey, Intimation of Immortality या Daffodils। क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी से ये लाइन ली गई है। एक्सप्लेनेशन देखिए, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, आल्सो नोन एज ओड या इमोर्टेलिटी ओड या ग्रेट ओड्स के नाम से भी ये जानना चाहता है। ये पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, कंप्लीट हुई है 1804 में और पब्लिश हुई है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में 1807 में। 1804 में कंप्लीट हो गई है और 1807 में पब्लिश हुई है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। द पोएम वॉज कम्प्लीटेड इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में कंप्लीट हुई है ये पोएम। फर्स्ट 4 स्टैंजा रिटन अमंग द सीरीज ऑफ पोएम्स कंपोज इन 1806। तो फर्स्ट 4 स्टैंजा है, ये लिखा गया था 1802 में कंपोज हुआ था, अबाउट चाइल्डहुड, जो कि चाइल्डहुड के बारे में बताता है। 7 एडिशन स्टैंजा कंप्लीटेड इन अर्ली 1804, मतलब 2 पार्ट्स में लिखा गया है। फर्स्ट 4 स्टैंजा ये 1802 में कंप्लीट हुआ था और अदर 7 स्टैंजा है वो 1804 में कंप्लीट हुए थे। तो पहले 4 स्टैंजा वो बात करते हैं चाइल्डहुड की। द पोएम इज इररेगुलर पिंडारिक ओड इन 11 स्टैंजा। ये एक पोएम है, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, ये इररेगुलर पिंडारिक ओड है। 11 स्टैंजा है टोटल। वर्ड्सवर्थ प्रशंसा करते हैं चाइल्ड की बेस्ट फिलोसफर के रूप में। द पोएम वॉज फर्स्ट प्रिंटेड इन फुल ऑफ वर्ड्सवर्थ 1807 कलेक्शन ऑफ पोएम्स, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स अंडर द टाइटल ओड। 1807 में जब ये पब्लिश हुई थी पोएम, तो ओड नाम से पब्लिश हुई थी। द पोएम वॉज रीप्रिंटेड अंडर इट्स फुल टाइटल। जब इसका रीप्रिंट आया था 1815 में, तब ये अपने फुल टाइटल में प्रिंट हुई थी। फुल टाइटल क्या था? ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड फॉर वर्ड्सवर्थ कलेक्शंस, पोएम 1815। The reprinted version also contained an epigraph that, according to Henry Crabb Robinson, was added at Crabb's suggestion. The epigraph was from My Heart Leaves Up in 1820। तब रीप्रिंट हुई थी, तब इसमें एक एपिग्राफ ऐड हुआ था हेनरी क्रैब रॉबिन्सन के सजेशन पर। एपिग्राफ जो लिया गया था वो हाई लीव्स अप से लिया गया था। वर्ड्सवर्थ ने ऐड किया था एक एपिग्राफ बिफोर पब्लिकेशन, पब्लिकेशन से पहले एक एपिग्राफ ऐड किया था हेनरी क्रैब रॉबिन्सन के सजेशन पर। और जो एपिग्राफ लिया गया था वो लिया गया था माई हार्ट लीव्स अप से। पाउलो मेजेरो कैनामस, द लैटिन फ्रेज इज फ्रॉम वर्जिल्स इक्लोग 4 मीनिंग लेट अस सिंग अ समवॉट लॉफ्टियर सॉन्ग। पब्लिकेशन से पहले इन्होंने एपिग्राफ ऐड किया था, एपिग्राफ था पाउलो मेजेरो कैनमस, एक लैटिन फ्रेज है, लिया गया था वर्जिल के इक्लॉक्स 4 से, जिसका मीनिंग होता है लेट अस सिंग अ समवॉट लॉफ्टियर सॉन्ग। एक एपिग्राफ लिया गया था माई हार्ट लीव्स अप से, एक एपिग्राफ लिया गया था वर्जिल की इक्लॉग 4 से। क्वेश्चन नंबर 92, बेटर 3 hours टू सून देन अ मिनट टू लेट इज फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? 3 years he grew, solitary reaper, Mary Webster Windsor, Anthony Cleopatra। क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैरी वेबस्टर विंडसर से ये लाइन ली गई है। बेटर 3 hours टू सून देन अ मिनट टू लेट, मतलब 1 मिनट लेट होने की अपेक्षा है कि 3 घंटे पहले ही आ जाओ।
मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया प्ले है। ये ओरिजिनल प्ले है विद नो मेजर सोर्स, इसका कोई मेजर सोर्स नहीं है, ये ओरिजिनल प्ले है। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा विलियम शेक्सपियर का एक और ओरिजिनल प्ले है, उस ओरिजिनल प्ले का नाम बताइए। एक तो मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर हो गया, दूसरा प्ले कौन सा है, ओरिजिनल प्ले कौन सा है विलियम शेक्सपियर का, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1602, बिलीव टू हैव बीन रिटन 1597। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर 1597 में लिखा गया था, पब्लिश हुआ था 1602 में। क्वेश्चन नंबर 93, आई हेयर द स्काईलार्क बार्बलिंग इन द स्काई इज ए लाइन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? 3 years he grew, रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी या डैफोडिल्स। क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस से ये लाइन ली गई है। आई हेयर द स्काईलार्क बार्बलिंग इन द स्काई। एक्सप्लेनेशन देखिए, रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस ये लिरिक पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, कंपोज हुई है 1802 में, पब्लिश्ड हुई है 1807 में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, 20 स्टैंजास है, रिटन इन अ मॉडिफाइड राइम रॉयल, मतलब 20 स्टैंजा है और राइम रॉयल में लिखी गई है। राइम रॉयल है ना 7 लाइन स्टैंजा। डिस्क्राइब किया गया वर्ड्सवर्थ इनकाउंटर विद आ लीज गैदरर नियर हिज होम इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड, मतलब 20 स्टैंजा है, राइम रॉयल में लिखी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि राइम रॉयल में लिखी गई है, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 94, थैंक्स टू द ह्यूमन हार्ट बाय विच वी लिव इज ए लाइन फ्रॉम। 3 years he grew, solitary reaper, my wife's windsor, immortality ode। 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इमोर्टेलिटी ओड। 95, I was thy neighbor once, thou wrecked pile, 4 summer weeks I dwelled in sight of thee is a line from। 3 years he grew, resolution and independence, intimation of immortality, pale castle। क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पील कैसल। ये लाइन पील कैसल से ली गई है। एक्सप्लेनेशन देखिए, इस लाइन को विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है लाइन सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ पील कैसल इन स्टॉर्म पेंटेड बाय सर जॉर्ज बियोमॉन्ट, ये फुल टाइटल है इसका। कंपोस्ट हुई है 1805 में, पब्लिश हुई है 1807 में। ये इसकी ओपनिंग लाइन है, पील कैसल की ओपनिंग लाइन है ये। आई वॉज दाई नेवर वंस दाउ रेक्ट पाइल, 4 summers weeks I dwelt in sight of thee, I saw thee every day and all the while, thy form was sleeping on a glassy sea। ये इसकी लास्ट लाइन है, देख लीजिएगा। इसकी जो लास्ट लाइन है, नॉट विदाउट हो बी सफर एंड बी मॉर्न, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लीजिए। पील कैसल की लास्ट लाइन है, नॉट विदाउट हो बी सफर एंड बी मॉर्न। क्वेश्चन नंबर 96, me this uncharted freedom tries, I feel that weight of chance desires is a line from। 3 years he grew to the cuckoo, intimation of immortality या ode to duty। 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओड टू ड्यूटी से ये लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 97, एंड pomp and feast and rivalry with mask and antiquaque pageantry is a line from El Allegro, Nativity Ode, Lycidas या none। क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल एलेग्रो की लाइन ली गई है, जो कि विलियम जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई पोएम है। एल एलेग्रो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई पोएम है, इसी पोएम से ये लाइन ली गई है। ये देखिए, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जॉन मिल्टन, एल एलेग्रो, रिटन इन 1631, पब्लिश 1645। ये एक पेस्टोरल पोएम है, मिल्टन के द्वारा लिखी गई है, 1645 में पब्लिश हुई है। एल एलेग्रो का मतलब होता है हैप्पी मैन, इटालियन। एल एलेग्रो एक इटालियन नेम है, इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है हैप्पी मैन होता है। फ्रॉम इट्स फर्स्ट अपीयरेंस बीन पेयर्ड विद द कंट्रास्टिंग पेस्टोरल पोएम। कंपेनियन पोएम है एल पेंसरोसो, इसका मतलब होता है मेलनकली मैन। डिपिक्ट
A similar day spent in contemplation and thought. एल एलेग्रो पेस्टोरल पोएम है, मिल्टन के द्वारा लिखी गई है ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में और सेलिब्रेट करती है मर्थ एंड जॉय ऑफ स्प्रिंग डे के जॉय को ये सेलिब्रेट करती है। कंट्रास्टिंग विद हिज कंपेनियन पीस एल पेंसरेसो विच फोकस ऑन मेलनकली। जो एल पेंसरेसो है ये मेलनकली को फोकस करती है और ये मर्थ एंड जॉय को फोकस करती है एल एलेग्रो। द पोएम इज रिटेन इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स। दोनों ही पोएम ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी गई है। मीनिंग ईच लाइन हैज 8 syllables. The line are paired with the rhyme scheme A B B C C D D E E. टाइटल द मीनिंग। एल एलेग्रो का मतलब होता है चेयरफुल मैन या हैप्पी मैन इन इटालियन। कंपेनियन पीस इल पेंसरोसो थॉटफुल मैन। एक्सप्लोर करती है कंटेम्पलेशन एंड मेलनकली। एल एलेग्रो इन और इल पेंसरोसो रोड रिटेन इन 1631 पब्लिश टुगेदर मिल्टन पोएम्स 1645। दोनों ही पोएम 1631 में लिखी गई है और पब्लिश हुई है 1645 में। ओपनिंग लाइन है एल एलेग्रो की। हेंस रोथ मेलंकली ऑफ सेरेबस ब्लैकेस्ट मिडनाइट वॉर्न इन स्टाइजियन केव फॉरलॉन मॉन्गेस्ट हॉरेट सेप्स एंड सेरिक्स एंड साइड्स अनहोली। ये ओपनिंग लाइन है। बाकी ये इंपॉर्टेंट लाइन है टू हियर द लार बिगिंग इज फ्लाइट एंड सिंकिंग स्टार्टल द डल नाइट। इसकी ये लास्ट लाइन है, देख लीजिएगा लास्ट लाइन। इसकी जो ये लास्ट लाइन है मर्थ विद दी आई मीन टू लीव, ये कंक्लूडिंग लाइन है। इसकी लास्ट लाइन है, ये याद कर लीजिएगा। बाकी ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देख लीजिएगा। शेक्सपियर का फैंसी चाइल्ड एल एलेग्रो में ही बोला है जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन ने विलियम शेक्सपियर को फैंसी चाइल्ड बोला है एल एलेग्रो में। क्वेश्चन नंबर 98। दिस vices tells thee that my doom is past is a line from Tintin Away, She was a Phantom of Delight, Laodamia or To Duty। 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाउडामिया से ये लाइन ली गई है। लाउडामिया 1815 1845 में पब्लिश हुई है। 2 बार पब्लिश हुई है, 1815 में आई है, दूसरी रीपब्लिश हुई है 1845 में। नरेटिव पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, बेस्ड है ट्रोजन वॉर पर। लाउडामिया जो वाइफ होती है प्रोटिसिलियस की, वो प्रे करती है गॉड से कि उसका पति वापस आ जाए फ्रॉम एडिस से। एडिस से इसका जो पति होता है मर जाता है, अब वो प्रार्थना करती है भगवान से कि उसके पति को वापस कर दिया जाए फ्रॉम द हेडेस से। तो इस वाइफ होती है लाउडामिया, वाइफ होती है प्रोटिसिलियस की, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन 99। माई पार्ट्स माई टाइटल माई परफेक्ट सोल शैल मैनिफेस्ट मी राइटली, ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ। 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओथेलोस की लाइन है ये। क्वेश्चन नंबर 100। बट हो एज टू एम्ब्रेस मी सी इंक्लाइंड, आई बेग्ड सी फ्लेड एंड दे ब्रॉट बैक माई नाइट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। On his deceased wife, on Shakespeare, on his having arrived at the age of 23, ये लाइसिडास किस पोएम से ये लाइन ली गई है? क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ। एक्सप्लेनेशन देखिए, ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ एक सोनेट है जॉन मिल्टन की, डिस्क्राइब करती है एक ड्रीम, एक सपने को डिस्क्राइब किया गया है इन विच द स्पीकर सी इज लेट वाइफ। उसकी वाइफ मर जाती है, उसको एक सपना आता है, उसी सपने पर बेस है ये पोएम। द पोएम इज आल्सो नोन एज मी थॉट आई सॉ माई लेट एक्सपाउस्ड सेंट, और इस पोएम को जाना जाता है मी थॉट आई सॉ माई लेट एक्सपाउस्ड सेंट, सोनेट नंबर 23 के नाम से भी जाना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।